बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 7 जुलाई है, पीर का दिन है और अमेरिका इसराइल इस वक्त एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस हमले से पहले ही इसराइल के ऊपर हमला हो गया है और बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से जबरदस्त किस्म का स्ट्राइक किया गया और यमन की जानिब से समंदर के ऊपर जो उनका समुद्री पहरी जहाज था उसको उड़ा के रख दिया गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब इसराइल की जानिब से यमन के ऊपर स्ट्राइक किया गया और उनके जहाज जो है वो वहां पर पहुंचे हमला करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए, अल हुदैदा जो उनकी पोर्ट है वहां पर हमला हुआ। लेकिन आगे से यमन की जानिब से ऐसा रिटेलिएट किया गया और ऐसा एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया जिसने इसराइल के अंदर खलबली मचा के रख दी और वो उनका हमला जो है वो नाकाम हुआ। यमन पर हमला करना उनको महंगा पड़ गया और वहां पर भी इसराइल की जानिब से जो वहां पर अपने जंगी जहाज भेजे गए थे वो जंगी जहाज मार गिराने के हवाले से खबर है और ये यमन की जानिब से अभी स्ट्राइक का आगाज किया गया है। अब ये जो इनका जंगी जहाज जो है कैसे तबाह हुआ और फिर जो इसराइली बहरी जहाज को कैसे समंदर के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया, समंदर के अंदर गर्क करने के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं और वहां से जो उनका अमला है वो वहां से जो है वो जान बचाते हुए वहां से निकलने की एफर्ट्स कर रहा है। और अभी यूं कह लें कि यमन की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो भी हो जाए वो अबैंडन नहीं करेंगे, गजा को नहीं छोड़ेंगे और फिर जिस तरह से जो इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई है उनको टारगेट करने की प्लानिंग हो रही थी। यमन ने वाज़ेह कर दिया कि अगर आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उनको निशाने पर लिया जाता है तो फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो जिस तरह से कहते हैं कि ऑल एट वॉर, जो मुकम्मल तौर पर जंग जो है वो छिड़ जाएगी और हम ऐसा ऐसा निशाना बनाएंगे आप देखते रह जाएंगे। अब ये कैसे बहरी जहाज को निशाना बनाया गया, कैसे जो जंगी जहाज है उसको गिराया गया, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरीज है, ये आपके सामने रखना। और फिर बड़ी बगावत के हवाले से खबरें और इस वक्त जो इनके अपने वज़रा हैं और जो इनका आर्मी चीफ है उनके दरमियान एक खलबली मची हुई है, लड़ाई जो है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर गुत्थम गुत्था होते दिखाई दिए कनेसेट के अंदर। और जिसके बाद यहां तक कह दिया गया, जो आर्मी चीफ ने इतमार बेन गवीर जो है उसको कहा कि तुम जो है जाओ जाकर मैदान के अंदर लड़ो और अगर तुमने वहां पर कुछ अरसा तुम जो मज़ाहमत के सामने खड़े भी होके जिंदा बच के आगे तो मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगा। मतलब अपने आप को वो कह रहा है, इस हद तक जो है आप फ्रस्ट्रेशन वो दिखाई दे रही है। कैसे ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश आपसे ये कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पहले भी मेरे 2 चैनल जो है वो बैन हो चुके हैं जिस तरह से आपको मालूम है और अभी इसको भी जो है वो शैडो बैन किया जा रहा है, रीच कम की जा रही है। तो गुजारिश आपसे ये कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, कहां से आप देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है, आपने भरपूर अपना जो रिस्पॉन्स है वो यहां पर नोट करवाना है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त इसराइल के महंगे जो पोश इलाके हैं वहां पर जहरीले मच्छर छा गए। देखिए खुदा की करनी जो है ना वो उसकी करनी होती है और वो बड़ा बेनियाज बादशाह है। और एक इजरायली शहरी ने बताया कि ये मंजर जो है वो हजरत मूसा के दौर की मिस्री आफत जैसा है। हर चीज खाने से पहले 200 बार चेक करना पड़ती है, पर्दे भी मौत की घंटी लगते हैं, कोई चीज असर नहीं कर रही है। और फिर एक अभी ये पिक्चर देखिए, ये आपको ये एक जवान जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जनाबे वाला ये कोई और नहीं है बल्कि गजा और लेबनान पर हमलों में शरीक इजरायली फौजी है डैनियल एडरी। इसने अपनी गाड़ी में खुदसोजी कर ली है, खुदसोजी करके अपनी जान ले ली है। और जो इसने खुदसोजी की उससे पहले इसने एक नोट लिखा और उसमें लिखा कि मैं बहुत ज्यादा लाशों की बदबू सूंघ चुका हूं, अब मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। तो ये आप अंदाजा करें कि उसने अपनी जान जो है वो दे दी। तो ये एक साइकोलॉजिकली नफ्सियाती मरीज होने के हवाले से चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब आप मेन स्टोरी के ऊपर आए, कैसे बहरी जो जहाज है और फिर कैसे जंगी जहाज को गिराया गया। इजरायली मीडिया क्या कह रहा है? इजरायली मीडिया ने कहा कि एक इजरायली फौजी एहलकार ने एतराफ किया कि हमें तवक्को नहीं थी कि हौसी फिजाई दिफाई सलाहियत की इतनी आला सतह तक पहुंच जाएंगे। ये करीब था, दाखिले पर कुछ तैयारे तकरीबन मार गिराए गए थे और इजराइल के जंगी तैयारों को यमनी फिजाई दिफा ने हिफाजत से रोक लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अल हुदैदा पर एक इजरायली तैयारी को मार गिराया गया है। और फिर यमनी फिजाई दिफा ने मौसर तरीके से इजरायली जारहियत जो है उसको पसपा किया, जिससे तैयारों की तश्कील का एक अहम हिस्सा जो है वो पसपाई पर मजबूर हुआ। और ना सिर्फ ये बल्कि मकामी तौर पर बनाए गए जो सतह से हवा में मार करने वाले जो मिसाइलों का एक बड़ा सैल्वो इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन के पायलट्स और ऑपरेशन रोम्स में शदीद उलझन जो है वो पैदा हो गई है।
لیکن ابھی یمن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں کو یمنی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا اور خاص طور پر انہیں الحدیدہ کے آسمان میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا ہے. لیکن حوثیوں نے ابھی ایک طرف تو یہ آپریشن ان کا ناکام بنا گیا, حملہ جو تھا وہ ناکام بنا گیا اور ایک جہاز جو ہے وہ گرانے کے حوالے سے خبریں ہیں, لیکن جو سمندر کے اندر جو لڑائی چھڑی وہ ایک بڑی خطرناک قسم کی لڑائی ہے اور یہ لڑائی شدت اختیار کرتی ہوئی اب دکھائی دے رہی ہے. حوثیوں نے ریڈ سی کے اندر ایک اور بحری جہاز کو ڈبو دیا ہے اور یو کے میری ٹائم جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے UKMTO, اس نے تصدیق کیا ہے کہ آج مسلح یمنی سپیڈ بوٹس کے ساتھ عملے کی شدید لڑائی کے بعد بلک کیریئر میجک سیز بحیرہ احمر کے اندر ڈوب رہا ہے. مبینہ طور پر عملہ جہاز سے نکالنے کے لیے اور وہاں سے اس کو چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے, جبکہ یمن نے بلک کیریئر میجک سیز پر دو جو ان کی خودکش کشتیاں جو ہیں بوٹس جو تھیں ان سے حملہ کیا اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جہاز میں بڑے پیمانے کے اوپر آگ بھڑک اٹھی اور عملے نے جہاز کو چھوڑ دیا ہے. جہاز کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور اس کے ڈوبنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور وہ ڈوبنا شروع ہو چکا ہے. تو یہ تو جناب والا آپ نے پورے کا پورا سیناریو دیکھا کہ کیسے یمن جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. ابھی ایران کے اندر کیونکہ ابھی شب عاشور گزرا, یوم عاشور گزرا اور اسی وقت سے یہ تیاریاں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہیں, لیکن یہاں پر جو اس وقت حیران کن چیز یہ ہے کہ جو اسرائیلی جو آرمی چیف اور پھر ان کے اپنے جو وزراء ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں, وہ آپس میں آمنے سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ اس وقت اسرائیلی جنگی کابینہ کے اجلاس کے دوران وزیر بن گویر نے چیف آف سٹاف پر القسام بریگیڈ سے خوف زدہ ہونے کا الزام لگایا, جس کے بعد چیف آف سٹاف جو ہے وہ آپس سے باہر ہو گیا اور اس نے جوابی جو ہے وہ کاروائی کرتے ہوئے کہا کہ تم جس طرح سے یہ الزامات کر رہے ہو تو پھر خود غزہ میں جا کر لڑو, اور اگر تم ایک دن بھی زندہ رہے, ایک دن بھی وہاں پر زندہ رہے تو میں خود کو تمہاری بیوی قرار دے دوں گا. مطلب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس حد تک یہ فرسٹریشن اور یہ معاملات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ابھی ہیبرو میڈیا جو ہے, عبرانی میڈیا, اس نے بتایا کہ اسرائیلی کنیسٹ ممبر ماتن کہانا has officially submitted his resignation from the Knesset. جو کنیسٹ ہے وہاں پر ان کے جو اسرائیلی کنیسٹ ممبر ہیں اور جو ان کا رکن پارلیمنٹ ہے اس کا نام ہے ماتن کہانا, اس نے آفیشلی ریزگنیشن جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے. اور ابھی جس طرح سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور نیتن یاہو کی جانب سے ایک بار پھر سے آل آؤٹ وار جو ہے وہ چھیڑنے کا اعلان کیا گیا. نیتن یاہو بیٹس the drums of war on Lebanon once again. لبنان کے اوپر ایک بار پھر سے جنگ مسلط کرنے کی جو ہے وہ کوششیں, طبلِ جنگ بجانے کا اعلان کر دیا. اور ابھی warning of escalation if Hezbollah does not disarm. اور اگر جو ہے وہ حزب اللہ ہتھیار نہیں ڈالتی ہے, ڈسارم نہیں ہوتی ہے, تو پھر جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی. اور یہ وارن کے جارے عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا. لیکن حسین ایوب ہے, یہ ون حلق شو جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ حزب اللہ آج عاشورہ کی تقریبات کے اختتام کے بعد سے ہائی الرٹ کی حالت میں داخل ہو گئی ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. لیکن ابھی ایران کے اندر جو انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند ہے اور مبینہ طور پر کئی شہروں میں بجلی اور ٹیلی کام کی بندش ہے. یہ آنے والے حملے کی علامت نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ کسی انتہائی اہم چیز کی منتقلی کی جا رہی ہے. یہ ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی آپریشن ہے. لیکن ابھی ایران کی جانب سے ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے اور ایران سیٹس آؤٹ a world record by deporting 3 lakh illegal refugees in 14 days. مطلب ایران کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا اور سب سے بڑا آپریشن جو کہ 14 دنوں کے اندر انہوں نے 3 لاکھ جو وہاں پر ایک غیر قانونی تارکین وطن تھے, جو ریفیوجیز تھے, ان کو وہاں سے نکال دیا اور یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ بنا دیا گیا. جبکہ ٹرمپ کی جانب سے ابھی 1,40,000 جو اللیگلز ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا اعلان کیا گیا اور اس نے نکالے. لیکن ابھی دوسری جانب آپ دیکھیں تو اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو دوبارہ جنگ کا فیس چھڑنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن بنجامن نیتن یاہو واشنگٹن جاتے ہوئے اس نے فرانسیسی فضائی حدود استعمال کرنے والا ہے, کیونکہ یونان, اٹلی اور اب فرانس نے اس کے امریکہ کے سفر کے لیے محفوظ راستہ فراہم کر دیا ہے. سفارتی ایک کور جو ہے وہ دیا گیا ہے, جبکہ غزہ اس وقت جل رہا ہے. لیکن یہ جو مگرمچھ کے آنسو اور یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کی کوشش ہے اور حقیقی ان کا چہرہ جو ہے وہ یہاں پر بے نقاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ہاں, یورو ایکٹیو جو پورٹل ہے اس نے رپورٹ کیا کہ یورپی یونین اگلے ہفتے غزہ کی پٹی میں اپنی فوجی کارروائی پر اسرائیل کے خلاف پابندی عائد کرے گی. لیکن یہاں جو اسرائیلی اشاعت جو ہے, اسرائیلی اخبار ہے
हैरेट्स उसने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी फौज ने इसराइल के दिफा के लिए 11 दिनों में थर्ड जो 93 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए और साबिका लागत के तखमीने को देखा जाए तो $800 मिलियन से तकरीबन $1.2 बिलियन जो है वो बनता है। तकरीबन 36 से 48 थर्ड इंटरसेप्टर्स के सालाना पैदावारी शरह के साथ और अमेरिका ने जंग के दौरान तकरीबन 2 साल की मिसालों का इस्तेमाल किया है। अभी क्योंकि चीन जो है वो ताइवान के ऊपर भी हमले की तैयारी कर रहा है, अभी चीन जिस तरह से हमले की तैयारी कर रहा है तो बाकायदा तौर पर जो नाटो की सेक्रेटरी जनरल है रोटे, उसने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो शी जिनपिंग रूस को नाटो के साथ जंग में घसीटने की कोशिश करेंगे, और अगर शी जिनपिंग ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो वो इस सब में सबसे पहले अपने जूनियर पार्टनर वाला जो व्लादिमीर पुतिन है उसको जो मॉस्को में रहते हैं उनको फोन करेंगे और उनसे कहेंगे कि अरे व्लादिमीर पुतिन ये मैं ये करने जा रहा हूं और मेरी ये जरूरत है कि आप नाटो के इलाके पर हमला करके उन्हें यूरोप में एंगेज रखें, और ज्यादातर इम्कान ये है कि इसी तरह से होगा। और रूस 5 से 7 सालों में नाटो को चैलेंज करने की कोशिश कर सकता है, 5 से 7 साल तक एंगेज रखने की भी सलाहियत रखता है। क्यों? क्योंकि रूसी फेडरेशन इस रफ्तार से जो रिकवर हो रहे हैं और उन्होंने वो तमाम तरह हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं, वो 3 महीनों में 3 गुना ज्यादा जो गोला बारूद तैयार कर रहे हैं जितना कि नाटो 1 साल में भी नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बड़े पैमाने के ऊपर ना सिर्फ इधर जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है वो ईरान के ऊपर ही सिर्फ नहीं हो रही, बल्कि दूसरी जानिब ताइवान और फिर जो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आलमी जंग की तरफ जो मामलात हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कुछ अहम तरीन मामलात थे, मैंने कहा ये आपके सामने रख दें क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अभी 9-10 मुहर्रम को मैंने कोई व्लॉग आपके सामने नहीं रखा क्योंकि कुछ ऐसे अयाम थे ये कि जिसमें मैं व्लॉग मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर जब ये दिन गुजर जाए तो डिटेल्ड चीजें आपके सामने लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल वो भी आपके सामने रखी जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।